देश के साथ साथ विदेशों के बहुत सारे लोगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है उस पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद नहीं आ रहे हैं। सीआईए के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, किस तरीके से भारत की सत्ता को वो तख्ता पलट करने की कोशिश में लगी रहती है। डीप स्टेट के बारे में आपने बहुत चीजें सुनी होंगी, लेकिन इस बार ऑपरेशन 37 लॉन्च किया गया है अमेरिका की तरफ से। ये उसी डीप स्टेट की तरफ से लॉन्च किया गया है सीआईए के साथ मिलकर, जिस डीप स्टेट ने मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर हमला करने के जिसके ऊपर आरोप लगे थे। आज बात करेंगे ऑपरेशन 37 क्या है, किन किन क्षेत्रों में ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को डीएस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं। विषय बहुत गंभीर है देश के लिए, तो गौर से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर शुरुआत से बताइएगा, बिल्कुल कब से पटकथा लिखनी शुरू हुई? एक शख्स हैं सेवियो रॉड्रिगेज, ये गोवा के रहने वाले जी, और वो एक गोवा क्रॉनिकल्स भी चलाते हैं। इसके अलावा उनकी जो असली पहचान वो ये है कि दुनिया में जितने सारे इस तरह के सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं उसको वो स्टडी करते हैं और यही उनकी एक्सपर्टाइज है। नाम है सेवियो रॉड्रिगेज और वो खुद को आर्मी विदाउट यूनिफॉर्म कहते हैं और वो इस चीज को बड़े लंबे अरसे से स्टडी कर रहे हैं और उनकी ये खोज है, इसलिए मैं उनको ड्यू क्रेडिट देते हुए ये पूरी कहानी बता रहा हूं जी। भारत में ऑपरेशन 37 लॉन्च किया गया है सीआईए के द्वारा और 12 महीने का समय दिया गया है टू गेट मोदी आउट। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, टू गेट मोदी आउट, नॉट बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर चली जाए ये नहीं चाहती सीआईए, और सीआईए को बीजेपी में उतना इंटरेस्ट भी नहीं। सीआईए का सिर्फ एक मकसद है कि मोदी को किसी तरह सत्ता से बाहर करो, सिर्फ मोदी को। सर एक मिनट रोकूंगा आपको। अभी 2-4 दिन पहले हमने दर्शकों के सामने एक वीडियो किया था जिसमें जगदीप धनखड़ जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में भी जिक्र किया था कि कोशिश ऐसी, मतलब दावे ऐसे थे कि उनकी कोशिश ऐसी थी कि सरकार एनडीए की रहे लेकिन मोदी कुर्सी पर ना रहे। कहीं कड़ी जुड़ती तो नहीं है? एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, अपनी बात जारी रखिएगा। पूरा प्रकरण 6 कोशिशें हैं। सबसे पहले तो मैं सीआईए के 3D प्लान के बारे में बताता हूं जो कि ऑपरेशन 37 का एक हिस्सा था। 3D में पहला डी है डिवीजन। भारत के लोगों को आपस में तोड़ो, इस तरह के मुद्दे उठाओ ताकि आपस में झगड़ा करें। जैसे फॉर एग्जांपल सिखों के बारे में यह कह दो कि भारत में सिखों को कड़ा और पगड़ी नहीं पहनने दी जाती। ईसाइयों के बारे में यह कह दो, मणिपुर का एग्जांपल देते हो कि भारत में ईसाइयों की प्रताड़ना हो रही है। दक्षिण भारत में जाके ये कह दो कि यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बनना चाहिए, और उत्तर भारत में आके ये कह दो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और रिजर्वेशन का कोई बैरियर नहीं, हम 75% देंगे। इस तरह के ये डिवीजन हुआ, मतलब कि भारत के लोगों को भाषा के नाम पे, जैसे कन्नड़ में आंदोलन है, कन्नडिगा को लेकर आंदोलन है, महाराष्ट्र में लैंग्वेज को लेकर आंदोलन है। तो छोटी छोटी घटनाओं को राष्ट्रीय बना दो ताकि पूरे देश में इस तरह का माहौल कायम हो, तनाव का माहौल, वातावरण समाज में पैदा हो। यह है क्या? डिवीजन, फर्स्ट डी। दूसरा डी है डिसेप्शन। आपने कुछ खबरें पढ़ी होंगी कि मोदी और मोहन भागवत में नहीं पट रहा है। जी बिल्कुल। योगी और अमित शाह में प्रधानमंत्री बनने के लिए रेस है। ठीक है। या फिर ये योगी को पसंद नहीं करते मोदी, इस तरह की खबरें आपने सुनी होगी। बहुत। ये है बीजेपी के कोर वोटरों के बीच इस तरह की खबरों की चर्चा हो ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। ये बीजेपी के कोर वोटर के लिए था। और भी इस तरह की इंटरनल खबरें हैं। यह है डिसेप्शन। और तीसरा डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब यह है कि इस देश के जितने भी संस्थाएं हैं, जैसे कोर्ट कचहरी हो गया, चुनाव आयोग हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद हो गया, सबको लेकर आम जनता के मन में कंफ्यूजन पैदा करो, आस्था कम हो। जैसे क्या है कि इस देश के लोगों की बड़ी आस्था है सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के प्रति, इस देश के लोगों की बड़ी आस्था है लोकतंत्र के प्रति, वोट देने को लेकर समाज का सबसे
निचला तबका तक जागरूक रहता है। चुनाव आयोग के प्रति तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस, आप ये कहो कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया है मोदी के हाथों, आप ये नैरेटिव फैलाओ कि चुनाव आयोग मोदी का एजेंट बन गया है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये सारी जांच एजेंसियां जो है वो मोदी के लिए काम कर रही हैं। इस तरह के जितने इंस्टीट्यूशंस है छोटे बड़े, या इवन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि वो राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी है, तो जगदीप धनखड़ को लेकर, इस तरह के जितने इंस्टीट्यूशन, लोकसभा के स्पीकर को लेकर, तो जितने ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसकी बदौलत भारत चल रहा है, उसको लेकर कंफ्यूजन पैदा करो। विदेश मंत्रालय के प्रति, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रति कि वहां बड़ा गड़बड़ चल रहा है। एक जगह मैंने देखा कि एक एजेंट ये खबर प्रसारित कर रहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच झगड़ा है। ये सब खबर बेस सिर पैर की है, लेकिन हमारे देश में ये नैरेटिव चल रहा है। तो ये क्या है? डाइवर्जन, डिवीजन, डिसेप्शन और डाइवर्जन। ये है एक हिस्सा ऑपरेशन 37 का। अब दूसरे हिस्से में आते हैं जो मूल पॉइंट है। एक बार जनता के बीच तनाव हो गया, कोलाहल हो गया, अविश्वास हो गया, तो क्या करना है कि 37, इसका नाम ऑपरेशन 37 इसलिए पड़ा कि बीजेपी के 37 लोगों को मोदी के अगेंस्ट करना, और 37 सांसदों को। उसमें सीआईए का एक काम करने का तरीका है कि वो कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करती है। कहीं कोई फाइनेंशियल लूपहोल तो नहीं है किसी एमपी, मतलब कहीं उसने रिश्वत तो नहीं ली है, कहीं ब्लैक मनी तो नहीं रखा हुआ, ये सब वो डाटा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद लड़कियों को लेकर कि कहीं किसी का इलीगल अफेयर तो नहीं चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चल रहा है, कहीं किसी के साथ ये तो नहीं चल रहा। तो ये सारे एमपी के बारे में उन्होंने रिसर्च किया। फिर उनको अप्रोच करना, डायरेक्ट अगर कोई विदेशी अप्रोच करेगा तो बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि बीजेपी के 2 बड़े ताकतवर एमपी को संपर्क किया, और उनको पता था कि ये आदमी अंदर से खुश नहीं है मोदी से। तो संपर्क करने के बाद उन दोनों को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप लोग को कम से कम 10-10 ऐसे सांसदों को अपने तरफ करना है कि जो मोदी को पसंद नहीं करते, और कल को जाके गिराना है सरकार को। ये 37 एमपी का इंतजाम करना था सिर्फ बीजेपी के अंदर। इसके अलावा सहयोगी दल जैसे चंद्रबाबू नायडू को संपर्क करो, नीतीश कुमार को संपर्क करो, ये सब कर रहे थे। अब हुआ क्या, यह ऑपरेशन लीक कैसे हुआ? 4 और 5 सितंबर को एक बैठक हुई जिसमें मार्क रूबियो और सीआईए के प्रमुख और भारत को देखने वाले 2 लोग, उन लोगों के बीच ये 4 और 5 सितंबर को आपस में बहस हुई। उस बैठक में कहा यह गया उस बैठक में कि जरूर सीआईए की तरफ से यह प्लान लीक किया गया है, और यह प्लान मोदी तक पहुंचा। हुआ यह कि जो सीआईए का एजेंट था भारत में, उसने जिस पावरफुल एमपी से संपर्क किया, तो वो एमपी को तो कॉन्फिडेंस में ले लिया। आई डोंट नो कि पैसे के बदौलत लिया या उनका कोई चरित्र को लेकर लिया या कैसे लिया, उनके बारे में कुछ पता लगा के लिया, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन उस एमपी ने जब दूसरे सांसदों को संपर्क किया, तो उसमें से एक सांसद ऐसा था कि जिसने वफादारी दिखाई, और वहां से यह प्लान लीक हुआ, और वो प्लान लीक होते होते अमित शाह और मोदी जी के पास पहुंच गया। और फिर वो काउंटर होना शुरू हुआ। यह प्लान एक्सपोज हो गया, ऑपरेशन 37, और यह कहना है सेवियो रॉड्रिगेज का। तो अभी क्या है स्थिति कि 5 सितंबर के बाद, ये 4 और 5 को जो बैठक हुई, उसके बाद यह कहा गया, डिसाइड किया गया कि नहीं, फिलहाल अमेरिका क्या करेगा, एक गुडविल जेस्चर दिखाएगा। और उस गुडविल जेस्चर के तहत डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट आया और एक बयान आया, जिसमें कि कहा गया कि मोदी बहुत महान है, मोदी मेरे दोस्त हैं, और भारत अमेरिका का दोस्त है। यह भी रणनीति के तहत किया गया ताकि फिलहाल इस प्लान को थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखा जाए। इसको अबॉर्ट नहीं किया गया है, इस पे कॉमा लगाया गया है। तो हो सकता है वो 12 महीने वाला थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन ये लीक हुआ है प्लान। ये सारे दावे सेवियो रॉड्रिगेज का है, और बाद में फिर बहुत सारे लोगों ने इसको किया है। यहां तक कि इंटरनेशनल मीडिया में ऑपरेशन 37 की चर्चा है कि भारत में मोदी को हटाने के लिए सीआईए का ऑपरेशन 37 हुआ था। मोदी, ये है कहानी जी। मोदी के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों? देखिए,
अमेरिका को ऐसा लगता है कि मोदी सबसे बड़ा हर्डल है। एक तो भारत तरक्की कर रहा है, दूसरा अगर मोदी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो डोनाल्ड ट्रंप दबाव डलवाकर अपने लिए नोबेल पीस प्राइज रिकमेंड करवा लेते। अगर मोदी की जगह कोई दूसरा होता तो हो सकता है कि यह ट्रेड डील हो चुकी होती, क्योंकि 9 जुलाई को ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि हो गया इंडिया के साथ। इंडिया ने एक रेड लाइन बनाया, कहा कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर यानी अपने किसानों को और अपने मछुआरों को खुले मार्केट में नहीं छोड़ेंगे अमेरिकी बिग जायंट्स के लिए। इनको हम बचाकर रखेंगे, इनके हित को नुकसान नहीं करेंगे, ये रेड लाइन था। ठीक है। अब इस अमेरिका को लगता है कि मोदी ही अड़ गया, और बोला भी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मोदी इज वेरी टफ नेगोशिएटर। तो एक ऐसा नेगोशिएटर चाहिए जो कि उतना टफ ना हो, एक ऐसा चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इंडिया फर्स्ट को लेकर बात नहीं करता हो, डराया धमकाया, थोड़ा बहुत दबाव में आया, टैरिफ वैरिफ लगाया तो वो आदमी एडजस्ट कर ले, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर ले। राहुल गांधी भले यहां नारे लगा रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, लेकिन हकीकत यह है कि नरेंद्र डिडंट सरेंडर, ट्रंप सरेंडर्ड। ये एक्सपोज होने के बाद ये ऑपरेशन फेल हो गया, उसी का नतीजा है कि ट्रंप अब दोस्ती की फिर से राग अलापने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी महान प्रधानमंत्री हैं, इस शब्द की मैंने तो उम्मीद नहीं की थी ट्रंप के मुंह से। यही है, ये भी रणनीति है, ये मत समझिए कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ट्रंप के बारे में जो जानते हैं ना, उसका बैकग्राउंड पता कर लिए। ही इज रूथलेस, ही इज प्रिंसिपललेस, और मैं वो शब्द नहीं करूंगा, ही इज ऑल्सो कैरेक्टरलेस। सारे उसका जो बैकग्राउंड है, उसको भावना कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा कॉमर्स और ट्रेड के बारे में कोई नहीं जानता, उससे ज्यादा डिफेंस के बारे में कोई नहीं जानता, उससे ज्यादा विदेश नीति के बारे में कोई नहीं जानता। ही इज ऑल इन ऑल। ये वो कई बार वो बोल चुका है, वो छुपाता नहीं इस बात को कि नोबडी नोज ट्रेड बेटर देन मी, नोबडी नोज टैरिफ बेटर देन मी, नोबडी नोज लॉज बेटर देन मी, नोबडी नोज फॉरेन पॉलिसी बेटर देन मी। वो हमेशा बोलता है इस बात को, तो उसको रियली में ऐसा लगता है कि उससे बेहतर कोई नहीं। तो ऑपरेशन चालू है, बंद हो गया? मैंने प्रिंसिपल लेस इसलिए कहा, अभी फिलहाल कॉमा लगाया गया कि अभी फिलहाल माहौल पूरा बिगड़ गया ना। हाँ, पूरा माहौल बिगड़ गया ना, लीक हो गया प्लान, तो मोदी अमित शाह तक ये बातें पहुंच गई, ये सब कुछ हो गया तो हंगामा मच गया। ये आपने जो जगदीप धनखड़ वाली बात बताई तो मुझे याद आया कि एक बिजनेसमैन का जिक्र आया था। जी, वो उसी वीडियो का जिक्र कर रहा हूं मैं, जब हमने जो है दर्शकों को बिल्कुल बताया था उसके बारे में। रियल में वो कहानी थी। इंडियन बिजनेसमैन वाज इन्वॉल्व इन ऑपरेशन 37, और उसने कोशिश की, उसने कहा कि मैं पैसे पंप करने के लिए तैयार हूं, आप इस ऑपरेशन को ये करो। जो CIA है, फंड का भी इंतजाम दुश्मन देश से ही करती है, लोगों का इंतजाम भी दुश्मन देश से ही करती है, इसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन और प्लान होता है, बस ये समझिए इस चीज को। और मैं तो चाहता हूं कि जितने इस तरह के जासूसी संस्थाओं में काम कर चुके हैं लोग, जैसे रॉ के जो एक्स डायरेक्टर वगैरह हैं, या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस में लोग काम करते हैं, अगर जो रिटायर्ड हो गए तो उनसे आके पूछिए, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इस बारे में। उनको पता है कि क्या हुआ था, और शायद उन लोगों को बाहर भी आना चाहिए इस एजेंडे को एक्सपोज करने के लिए। नहीं, आ रहे हैं। कम से कम मैं आज देख रहा था, कम से कम 10-20 ऐसे देखिए मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी अपनी बंदिशें हैं। तो जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो डिजिटल मीडिया है, इस बारे में ऑपरेशन 37 जैसे टाइप के जो एक सीरीज ऑफ आते हैं, और अलग अलग लोग, अलग अलग एक्सपर्ट इसके एक एक हिस्से, जिसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो बता रहा है। लेकिन समग्र रूप से ये बात सच है, ये फिक्शन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई कहानी बना रहा है, ऐसा ऑपरेशन एग्जिस्ट करता था। अभी फिलहाल क्योंकि लीक हो गया प्लान, तो इस वजह से इस पे कॉमा लगाया गया है। अच्छा सर, लीक हुआ या किया गया है? क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जब इजराइल को हमला करना था ईरान के ऊपर, वो भी प्लान अमेरिका का लीक हुआ था, उसके यहां से FBI या CIA का वो प्लान लीक हुआ था, तो लगा था ऐसे कि जैसे वो प्लान लीक करवाया गया है। इसके पीछे एक और कहानी है, अमेरिका में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये इंडिया को लेके वहां भी एक राय नहीं है, दो धड़े बैठे हुए मामले लोग ऐसे, बिल्कुल। और कहा यह जाता है कि डीप स्टेट के अंदर भी इंडिया समर्थक लोग मौजूद हैं, जो कि ऐसे लोग भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं भी करते।
अच्छा सर, ये क्योंकि उसने मतलब वहां जिस भी डीप स्टेट ने हमला करवाया ट्रंप के ऊपर, उसी डीप स्टेट के साथ ट्रंप कुछ गले नहीं उतरती है बात। नहीं नहीं, डीप स्टेट कोई एक व्यक्ति नहीं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए कि डीप स्टेट कोई संस्था है या व्यक्ति है। वहां क्या है ना कि अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग विचारधारा के, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ डिफेंस के जुड़े लोग हैं जो वो पेंटागन बोलते हैं ना, पेंटागन से वगैरह रिटायर्ड हैं, कुछ सीआईए के रिटायर्ड लोग हैं। ये सब अलग अलग गुटों में अपने अपने मिशन पे अलग अलग काम कर रहे हैं। ये सबको मिला के एक डीप स्टेट बनता है। हाँ, कोई ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति है। और सब को अलग अलग काम, अलग अलग थिंकिंग है सबकी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरब मिशन पे लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साउथ एशिया मिशन पे लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लैटिन अमेरिका, वेनेजुएला वगैरह के प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूरोप में लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आपस में एक दूसरे से नहीं पटती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जब ये टेक जेंट्स की बैठक ली तो डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठे हुए थे कौन? माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स। डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स की बिल्कुल नहीं पटती। बिल गेट्स ने खुलकर कमला हैरिस का समर्थन किया था जी। और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पट रही थी एलन मस्क के साथ जी। अभी एलन मस्क दुश्मन है और बिल गेट्स इज ए पार्ट ऑफ डीप स्टेट। बहुत सारे, ये तो सार्वजनिक है और खुद कहा भी है बिल गेट्स ने अपने इंटरव्यू में। तो आने वाले दिनों में अगर भारत में कुछ बड़ा होता है तो उसके लिए देश को तैयार रहना होगा। देश को एक रहना होगा, सबसे बड़ी बात। हाँ, हमें विदेशी एजेंसी, विदेशी मीडिया या जिनके बारे में शक हो कि ये लोग उधर से उस तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा उनके प्रति सतर्क, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने यहां रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उन पे विजिलेंस, उन पे थोड़ी नजर रखनी हो कि वो कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। जब इस देश की एक सांसद पैसे लेकर क्वेश्चन पूछ सकती है, जब इस देश के कुछ लोग पैसे लेकर देश विरोधी काम कर सकते हैं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, आया ना कि चाइनीज फंडेड कुछ है, तो ये सब पार्ट्स में आ रहे हैं, छोटे मोटे लीक्स हैं। जब पूरी तरह जब आप पता कीजिएगा ना, तो एक बहुत डेंजरस गेम चल रहा है और द गेम इज गोइंग टू बी मोर डर्टियर, और गंदा ये होता चला जाएगा। ठीक। क्योंकि एक बार अमेरिका जिसके पीछे पड़ जाता है ना, वो पड़ जाता है, तो फिर वो बहुत शह और मात का खेल चलता है। साल भर लगे, साल भर की जगह 2 साल लगे, लेकिन वो अपने मिशन को अंजाम देगा जरूर। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं जी। शेख हसीना के तख्ता पलट के 1.5 साल पहले अपोजिशन ने कहा कि चुनाव आयोग वहां भ्रष्ट है और वो एक तरह पार्शियल हो जाता है और फिर हम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, शेख हसीना की पार्टी जीत गई, तब वही अपोजिशन कह रही थी कि ये तो जीत गए क्योंकि चुनाव आयोग इनका था, सब कुछ इनका था और ये रिग्ड इलेक्शन है। और फिर उसी रिग्ड इलेक्शन को लेके आसपास एक माहौल तैयार किया गया। ये वहां पे ये प्रोजेक्ट 1.5 साल चला, 1.5 साल। भारत के लिए 12 महीने का वक्त दिया गया था, हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए, लेकिन देखिएगा कि भारत में एक अजीब सा कोलाहल होने वाला है और मोदी समर्थक, मोदी विरोधी, इस देश में डिवीजन होगा, कास्ट के नाम पे डिवीजन, रिलीजन के नाम पे डिवीजन, रीजन के नाम पे डिवीजन, लैंग्वेज के नाम पे डिवीजन, इस तरह के डिवीजन होंगे और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस और ये सब करके मतलब ऐसा लगेगा कि बस मोदी अगर हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह के माहौल क्रिएट करने की कोशिश है और आगे भी की जाती रहेगी। बाकी देश को सतर्क रहना है, जैसा सर ने कहा, एक रहना है और ये डीप स्टेट को, सीआईए को, अमेरिका को समझना होगा। बताता हूं जी, एक चीज और बताता हूं, आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी आइडियोलॉजी से हो, भारत सर्वप्रथम, अपने देश से बड़ा कुछ नहीं। हाँ, आपकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है। वो अभिषेक, एक बात गौर कीजिएगा, मैं दर्शकों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। आप 2 साल का राहुल गांधी का एक ऐसा भाषण निकाले जिसमें उन्होंने भारत की या भारतीय लोगों की तारीफ की। मुश्किल से जिन लोगों ने ये नहीं निकाल दिया, मैं रिसर्च कर रहा हूं सुबह से इस बात को लेके कि कभी कुछ तारीफ की है क्या भारत की या भारतीय लोगों की या सनातन की। अगर की है तो प्लीज मुझे भेजे, क्योंकि मैं भी दिलचस्पी रखता हूं कि उन्होंने कब पॉजिटिव बोला। निगेटिव 1000 मैं बता दूंगा कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। भारत सनातन के बारे में बोलना, भारत के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में मतलब ये सब तो बहुत सारे हैं।
तारीफ है क्या भारत की और भारत के लोगों की, और बाकी आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। बिल्कुल। बाकी दर्शकों आप भी ढूंढिएगा कि राहुल गांधी का कोई भाषण या फिर बयान ऐसा मिलता है कि जिसमें हिंदुस्तान की तारीफ की गई हो। बाकी अमेरिका को भी यह समझना होगा कि भावनात्मक ये देश जरूर है, लेकिन देश सर्वप्रथम इस देश के लोगों के लिए। इस तरीके से तो आप इस देश की सत्ता का तख्ता पलट नहीं कर पाएंगे। पंकज जी बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अहम जानकारी बिंदुवार आपने हमारे दर्शकों को समझाई। बाकी दर्शकों आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।